यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप हॉरिजन लॉ एंड लीगल चैनल। सो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि AIBE 20 इज ओवर। कल आपका AIBE 20 का रिजल्ट आ गया और क्लियर हो गया आपको कि आपका AIBE 20 क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, एग्जाम आपने पास किया है या नहीं किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का AIBE 20 क्लियर हो गया है, जिन भी एस्पिरेंट्स का AIBE 20 क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ देम। तो अब वो आगे अपने करियर को, प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज उसको कंप्लीट करने के बाद। और मेन क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट दोज कैंडिडेट्स जिनका ये AIBE 20 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, देन व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है। बिकॉज सभी लोगों ने लॉ की पढ़ाई की है या कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस फील्ड में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो क्या है ये AIBE का एग्जाम? सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के दिमाग में रहता है कि AIBE एग्जाम है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये ऑप्शनल है इसको क्लियर करना या कंपलसरी है इसको क्लियर करना प्रैक्टिस के लिए, इसको क्लियर करने के बाद क्या आप अचीव कर पाएंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो इन सभी जो बेसिक आपके क्वेरीज रहती है, उन क्वेरीज के सॉल्यूशन के लिए, उस क्वेरीज को आंसर करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आज के सेशन में जैसा आप देख पा रहे हैं, टाइटल भी यही है, हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि AIBE 21 का एग्जाम कंप्लीट रोड मैप क्या होने वाला है AIBE 21 के लिए। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो मेन चीज क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज दिस AIBE एग्जाम। AIBE एग्जाम में AIBE का मतलब है ऑल इंडिया बार एग्जाम। बेसिकली आप LLB कंप्लीट करते हैं, व्हेन यू विल कंप्लीट योर LLB, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस में जाते हैं। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? यू कैन गो फॉर द हायर एजुकेशन, आप LLM के लिए जा सकते हैं, आप जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं और साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है, आप अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग कोर्ट्स पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस दैट्स आर अवेलेबल विद यू। तो उन वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो वहां पर बेसिकली सबसे पहला, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप वहां पर उस स्टेट के बार काउंसिल में इनरोल होते हैं। एक तरीका ये है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें अगर, तो जैसे आपने LLB कंप्लीट की या आप LLB कर रहे हैं, तो वहां पर फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में आप अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करा सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर LLB। 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उस 2 साल के दौरान आपको ये AIBE का एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्लियर करना होता है। तो 2 साल का टाइम रहता है, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सर अभी क्या है, अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, रिसेंट चेंजेस हुए हैं। यस, अभी जो आप रिसेंट चेंजेस की अगर आप बात करते हैं, तो AIBE का एग्जाम अभी कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो AIBE के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी LLB की पढ़ाई चल रही है, वो इसमें अपीयर कर सकते हैं। जिन्होंने जस्ट कंप्लीट किया है बट नॉट रिसीव, जिनकी अभी डिग्री रिसीव नहीं हुई है, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं, वो लोग इसमें अपीयर कर सकते हैं। और डेफिनेटली जिन लोगों ने LLB कंप्लीट कर लिया है, वो तो इसमें अपीयर हो ही सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर, जो रजिस्ट्रेशन है, क्या जो स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, क्या वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है? मतलब कि क्या मैं केवल AIBE का एग्जाम अगर सर क्लियर कर लूं, तो कि मुझे स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ेगा? तो ये सबसे बड़ी क्वेरी रहती है। तो यहाँ पर एक इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको स्टेट बार काउंसिल में क्लियर कराना ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी अपना LLB कंप्लीट कर लिया है, अभी आप प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि आप स्टेट काउंसिल, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड करा लीजिए। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर आप AIBE का एग्जाम क्लियर कर लीजिए 2 साल के स्पैन के अंदर। पहला स्टेप। कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे फर्स्ट फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, रिजल्ट्स आ गए और उन्होंने AIBE का एग्जाम दे दिया और AIBE का एग्जाम उन्होंने क्लियर भी कर लिया। अब क्या होगा? क्या सर अब मेरा AIBE का एग्जाम क्लियर हो गया, अब मैं स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड कराऊं या ना कराऊं? तो प्रोसेस ये है कि अब आपको
स्टेट बार काउंसिल में भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उस इनरोलमेंट नंबर का, उस डिटेल की हेल्प से आपको AIBE का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इस एग्जाम के पहले भी करा सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर भी करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अभी तक ये समझ में आ गया कि इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप LLB कंप्लीट करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिसके लिए आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। आइए कुछ और समझते हैं कि सर AIBE 20 दे दिया है, क्लियर नहीं हो पाया है, अब जरा 2021 के लिए क्या ध्यान रखें ताकि इसको क्लियर कर पाएं, और थोड़ी बातें कर लेते हैं AIBE 21 के एग्जाम के लिए। तो जैसा आप सभी को पता है, इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो आपका AIBE की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुका है। जैसे ही AIBE 20 का प्रेस रिलीज आया था रिलेटेड टू द रिजल्ट, उसी के साथ लास्ट पेज में अगर आप देखेंगे तो 21 के लिए, AIBE 21 के लिए क्या शेड्यूल रहने वाला रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है, और आपका एग्जाम कब होगा। टेंटेटिवली जून में ये प्रपोज्ड है कि आपका जून में एग्जाम होने वाला है। जनरली ये कोशिश ये की जा रही है कि ये AIBE का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट हो। तो लास्ट जो AIBE 20 था वो 30 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, जिसका रिजल्ट आया था आपका 7 जनवरी को, और अगला जो AIBE 20 है वो जून में कंडक्ट होगा। तो 2 बार ये होगा, ये आप ये समझ सकते हैं। अब इसका क्या पैटर्न है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे ये एग्जाम होता है, उसको समझते हैं। क्यों एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए कुछ इंसाइट समझते हैं AIBE 21 एग्जाम के। AIBE एग्जाम के लिए तो एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहला एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या है कि LLB डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ वैलिड इनरोलमेंट होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल के साथ। दूसरा क्या है, प्रोविजनल एंट्री भी आप ले सकते हैं जिसमें आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दी हैं, यहाँ पर मेंशन भी है। कैन अप्लाई प्रोविजनली बिफोर द डिग्री कंप्लीशन। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन विंडो क्या है, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर आप चेक करते रहेंगे तो वहां पर सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? बिल्कुल कंप्लीटली ऑनलाइन है। आप AIBE की वेबसाइट से आप अपनी फॉर्म डिटेल सबमिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। पेपर सर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है? इसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आपकी ऑनलाइन कंप्लीट करनी है आपको। देन यू विल गेट द एडमिट कार्ड, और आपके जो भी आपका सेंटर है, लोकेशन है, वहां पर आपको अपना फिजिकली ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो आपको अपीयर करना है। आई होप ये क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी और रजिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होता है अगर मैं ब्रीफ में समझूं तो एग्जाम मोड जैसा मैंने आपको बताया ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड फॉर्मेट होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ABCD ऑप्शन जैसा आप सभी को पता है। और एक चीज है जो यहाँ पर आपको समझनी है, ओपन बुक फैसिलिटी है। मतलब जो बेयर एक्ट्स हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। अब देखिए कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं अवेयरनेस ना होने की वजह से कि बेयर एक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब बेयर एक्ट्स जो है वो 2 फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब बेयर एक्ट एक आपका आ रहा सिंपल बेयर एक्ट, जो बेयर एक्ट की ओरिजिनल लैंग्वेज है, ओरिजिनल क्लॉज हैं वो मेंशन किए गए हैं। और दूसरा होता है जिसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया होता है, जिससे आप उस चीज को आसानी से समझ पाएं। तो सर इसमें एग्जाम में हम क्या बुक ले जा सकते हैं? बुक क्या है? बेयर एक्ट्स, अलग अलग एक्ट्स हैं जो आप एग्जाम में कैरी कर सकते हैं। बट एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि बेयर एक्ट्स जो आपके लिए अलाउड हैं इस एग्जाम में, ओपन बुक एग्जाम जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। विदाउट एक्सप्लेनेशन बेयर एक्ट्स आप एग्जाम में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम रहने वाला है, आपको जाना है और साथ साथ ये बुक्स ले सकते हैं। 16-17 जितने भी बेयर एक्ट्स आपके पास अवेलेबल है एज पर द सिलेबस रिक्वायरमेंट यू कैन कैरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 19 इसेंशियल लीगल सब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, और उससे रिलेटेड आप मतलब 19 बेयर एक्ट्स आप ले जा सकते हैं और इससे 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं।
क्या सर सभी सब्जेक्ट का जो आपने बोले हैं यहाँ पे 19 इसेंशियल सब्जेक्ट्स जो आप बोल रहे हैं, सबका वेटेज सेम है? आंसर इज नो। तो इसका भी एआईबी की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो बहुत डिटेल्ड वे में उन्होंने बता रखा है कि किस किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 100। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि किस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको कितने एफर्ट करने हैं, कहाँ से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन पुट योर एफर्ट्स, अपनी प्रिपरेशन में आप ये एफर्ट्स लगा सकते हैं। अगर किसी पार्ट का वेटेज बहुत कम और उसमें बहुत ज़्यादा आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए किसी न किसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला नहीं है। तो रिसोर्सेज के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए, अपने टाइम के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए एक बार वो सभी लोग को रेफर करना है। इजिली अवेलेबल है कि कितने क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फिक्स। 3 आवर का एग्जाम होने वाला है टोटल। और स्कोरिंग सिस्टम की अगर बात करें तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला, मतलब टोटल 100 मार्क का आपका ये एग्जाम होने वाला। 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन। दूसरा, सर क्या निगेटिव मार्किंग है? कोई निगेटिव मार्किंग का सीन नहीं है। या तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, अगर गलत हो जाएगा, सही है तो पूरे 1 नंबर मिलने वाले हैं आपको। क्लियर है? तो देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर किसी भी तरीके की निगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए या अन अटेम्प्ट के लिए। अन अटेम्प्टेड अगर आपको क्वेश्चन है, देन ऑल्सो यू विल गेट द 0 मार्क्स। ठीक है, तो ये पैटर्न के बारे में समझ में आ गया। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। अब जैसे देखिए की सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्वेश्चन वेटेज की अगर बात करें तो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है क्लियरली मेंशन है, वहां से 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सीआरपीसी सीपीसी की बात करें, अगेन यू विल गेट द 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। आईपीसी एंड एविडेंस से 8 क्वेश्चंस ईच। एथिक्स एंड एडीआर से 4 क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 10 20 और लगभग 32 क्वेश्चंस तो यही होगा। तो ये होता ना कि मेजर पोर्शन क्या है, मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आउट ऑफ द 19 इनमें से ही आपके 30-35 क्वेश्चन की बातचीत हो गई। इसके अलावा और कौन कौन से बेयर एक्ट्स हैं? सो एडिशनल लॉ की अगर बात करें, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ, और भी कुछ एडिशनल लॉ हैं जहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो एक बार ये वेटेज एनालिसिस, इसके लिए एक बार मैं एक डिटेल्ड वीडियो और आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पे, डिटेल्ड वे में, कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जहां से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनमें भी हमें किन किन पोर्शन को हाईलाइट करना। तो आगे डिस्कशन कर लेंगे। अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो इस वीडियो का, इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पासिंग परसेंटेज। सर इसमें क्या टॉप करना, रैंक आती है? नहीं, ये सिंपल एक पासिंग एग्जाम है, आपको क्वालिफाई करना है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स जो आपका एग्जाम होने वाला है, कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए पासिंग परसेंटेज जो है वो 45% है। 100 में से 45 मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। अगर आप 45 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू पास द एग्जाम। एग्जाम पास कर लेंगे, बाकी सारी कंडीशंस अगर आपकी वैलिड हैं तो यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 40% है। सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, कितनी बार इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है? एज लिमिट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है जनरली, हम लोग बोल सकते हैं। तो आप इसमें अपीयर कर सकते हैं। हर बार आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर एक बार में क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। 2-4 महीने बाद आपको दूसरा मौका मिलेगा, आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का AIB 20 अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो इसमें परेशान और पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। रिलैक्स होकर आप 2021 के AIB 21 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एज सच कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एज लिमिट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ये इसका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है प्रोविजनल रिजल्ट्स उनको मिलेगा। जैसे अभी बहुत सारे जिन लोगों ने अभी AIB 20 का रिजल्ट आया होगा, लगातार आपने देखा होगा, तो लोगों का रिजल्ट दिखा रहा है पास अंडरटेकिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी, अब उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट किया जाएगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट पाई जाती है, ऑथेंटिक है, देन योर रिजल्ट विल सस्टेन टू द पास। अदरवाइज अगर जो इन्फॉर्मेशन आपने पहले फॉर्म भर फिल करते समय दी थी, अगर उसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, आप उसका डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये रिजल्ट आपका AIB का, ऑल्दो आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया है, स्टिल वो वैलिड
नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जिस समय फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, ताकि फ्यूचर में आने वाले समय पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ठीक है सर, पासिंग परसेंटेज की बात हो गई। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि रैंकिंग सिस्टम है, सिंपली आपको पास करना है टू गेट द COP, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। चलिए सर, अगला डिस्कशन करते हैं। सर, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में समझना है, जो लगातार हम लोग लेक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि आपने सारे ये वही सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अपने LLB की पढ़ाई सेमेस्टर्स के दौरान पढ़े हुए हैं। क्योंकि आप उनको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मेन पर्पज है कि यू शुड अवेयर। अगर मैं बोलूं इस एग्जाम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको सब याद हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस एग्जाम की ये रिक्वायरमेंट होती कि सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, हमेशा आपके माइंड में रहें, तो फिर ये ओपन बुक एग्जाम नहीं होता। यस और नो? और जाहिर सी बात है, इतने लॉज है, इतने एक्ट्स, इतने क्लॉजेज हैं, तो इस सबको प्रैक्टिकली याद कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही है। यस और नो? तो ये कंसर्न नहीं है कि आपको याद है कि नहीं है, मतलब आपके पास ये एक्ट्स हैं। आप एज ए एडवोकेट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि किस टाइम पे किस सोर्स को, किस इंफॉर्मेशन को हमें फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या है, जस्ट प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तो आप सही चीजों के बारे का यूटिलाइजेशन कर पाएं, सही लॉस से बातचीत कर पाएं, उसके लिए आपको सभी से फैमिलियर होना चाहिए। और फैमिलियर होने के बाद फिर आप जब आप उनको पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं कंडीशन, उन्हीं सिचुएशन से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा याद करने पे फोकस नहीं करना है, चीजों को समझना है। और एक्ट्स अलाउड हैं, पेपर में आप आराम से रेफर करके उनको आंसर कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक नीड है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है, जैसा मैंने अभी रिसेंटली बताया कि हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का वेटेज सेम नहीं है। टॉपिक एनालिसिस पे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके सामने आएगा, जहां पर हम लोग केवल और केवल वेटेज एनालिसिस की बात कर रहे होंगे। ठीक है? तो यस, हाई वेटेज सब्जेक्ट पे पहले फोकस करेंगे। अब 20 फॉर एग्जांपल 19 सब्जेक्ट, लेट्स से अगर 5-7 सब्जेक्ट में हम 50% प्लस सिलेबस को कवर कर पा रहे हैं, तो आवर ऑब्जेक्टिव दैट कि सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक पे फोकस करें, उनमें कमांड करें। तो पहला काम तो ये कि अपने रिसोर्सेस को, अपने एग्जाम की नीड को हमें क्लियरली समझना है, उसके पैटर्न को क्लियरली समझना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप करना है और उसको फॉलो करना है। स्मार्ट नोट मेकिंग, अब देखो, क्योंकि बुक्स भी अलाउड है, आप जब क्लासेस कर रहे हैं, क्लास कोई भी बैच फॉलो कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो योर नोट्स जो आप बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। समराइज वे में 1 पेज टॉपिक ब्रीफ क्विक रिवीजन, क्योंकि बहुत कंटेंट बहुत वास्ट है। देखो, डिफिकल्ट नहीं है, कंटेंट वास्ट बहुत है, विड्थ ऑफ कंटेंट इज वेरी हाई। तो आपको क्या करना है, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में बनाएं, ताकि जब आप एग्जाम के टाइम पे लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर रहे हो, तो सभी की पॉइंट्स को रिकॉल कर पाए। अब ऐसा ना हो कि 19 आपके पास एक्ट हैं और 19 ही डिटेल्ड कॉपीज अवेलेबल है हर एक्ट से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं, तो अब उतना रिवाइज कर पाना भी लास्ट में बहुत डिफिकल्ट होगा। तो एटलीस्ट योर नोट्स शुड बी वेरी प्रिसाइज, और वो प्रिसाइज नोट्स तभी बन पाएंगे जब आपने उन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स अच्छे से पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा। तो आप क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पर आपको क्या डिफिकल्टी आ रही, किन चीज़ों को आप फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं, मिस हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ें अगर आपके शॉर्ट नोट्स में होंगी, तो बिफोर द एग्जाम जब आप उसको रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला। तो नोट्स प्रिपरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं बोलूं, तो दैट इज प्रैक्टिस। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं, नोट्स वगैरह अरेंज कर लेते हैं, सारी चीज़ें बहुत अवेलेबल हैं, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं रिलेटेड टू द प्रैक्टिस। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस, सर क्या प्रैक्टिस करें? तो सबसे बेसिक, अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाह रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे, तो जो प्रीवियस ईयर हैं, जैसे अभी AIB 21 होने वाला है, हाँ? हम लोग 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 21 के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस, सभी कुछ आपके पास अवेलेबल है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं।
आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। पीवाईक्यू कंसिस्टेंट होके आपको प्रैक्टिस करने हैं, भले आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस करें बट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करें। मतलब ऐसा ना हो कि आज कुछ सवाल लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिए और फिर 10 दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। भले ही आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बट कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीजें जो है बेसिकली प्रैक्टिस पे ही डिपेंड कर रही हैं। नहीं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं रिकॉल करेंगे, भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका फ्रिक्वेंट रिवीजन, फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी चीजों के प्रिपरेशन के लिए। और बिल्कुल प्रोफेशनल एथिक्स है, डोंट ओवरलुक द एथिक्स, ऑफन द डिसाइडिंग फैक्टर बिटवीन द पास एंड फेल। सिस्टमेटिक वे में, एथिकल वे में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कोई शॉर्टकट या किसी गलत तरीके को फॉलो करने की कोशिश नहीं करने वाले कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे क्लियर हो जाएगा। कोई कुछ बोलता है तो उस चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। आपको सिंपल ये पता है कि हम किस एग्जाम के लिए अपीयर करने जा रहे हैं, उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और अपने आप को उस एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। दैट वेरी सिंपल। इस अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात हो गई। अब एग्जाम डे टिप्स, जब आपने पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है तो अब एग्जाम में भी बहुत चीजें ध्यान रखनी होती, छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे ये सारी चीजें आपको पता है बट जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन बिकॉज दिस इज द कंप्लीट रोड मैप, तो इस पार्ट को भी मैंने इंक्लूड कर लिया। जनरली इसके सेंटर्स लिमिटेड होते हैं, इस बात को आप समझिएगा। सेंटर्स जरूरी नहीं है कि आपके सिटी में ही, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं पे इसका सेंटर हो, ऐसा पॉसिबल मतलब नहीं है कि हर जगह लिमिटेड सेंटर्स हैं। तो आपको ओवर द सिटी दूसरे सिटी पे भी ट्रेवल करना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो परमिटेड मटेरियल जो है आपको वो सभी ध्यान रखना है कि आपके पास सभी बेयर एक्ट्स हो। नो कमेंट्री, जैसा मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए और उसमें कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ भी मार्क नहीं होना चाहिए। ये बातों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल क्लियर। अगर आपके पास बेयर एक्ट्स हैं जिनमें से कुछ भी एक्सप्लेनेटरी नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल बेयर एक्ट्स आप आराम से ले जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है, स्टडी मटेरियल जो आपके लिए अलाउड है। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जनरली जो भी टाइम है 2 से 5 अगर एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल, तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुंचे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि पहले ही आप विद इन टाइम, सेंटर से पहले उस सिटी में बहुत टाइमली पहुंच जाएं, आराम करें, रेस्ट करें और रिलैक्स होके फिर अपने एग्जाम देने जाएं। सेम डे ना प्रेफर करें, पास में है तो कोई बात नहीं है। अगर जर्नी ज़्यादा है तो जर्नी बहुत हेक्टिक ना हो जाए जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट या एफर्ट आपके एग्जाम में दिखे, तो थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेके चलें। प्रॉपर रिलैक्स्ड वे में फ्रेश माइंड से एग्जाम में अपीयर होना है। एग्जाम में फॉर्म, सबसे बात है जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, बड़ी सावधानी पूर्वक सारी चीज़ों को डिटेल्ड वे में, करेक्ट वे में आपको प्रोवाइड करना, ताकि आगे चल के किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना हो। एडमिट कार्ड वगैरह होना चाहिए, जाहिर सी बात को सबको पता होना चाहिए। ओएमआर में एक्यूरेसी है, ओएमआर सीट में क्या जनरली क्या होता है, जल्दबाजी में कई बार आपने रोल नंबर गलत फिल कर दिया, फिर उसमें वाइटनर लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आंसर गलत फिल हो गया, तो उससे देखिए कहीं ना कहीं आप रिस्क जोन में तो आ जाते हैं ना। कंसीडर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो ओएमआर पे जो भी बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ऑल्दो ओएमआर की अगर बात हो रही, एग्जाम की बात हो रही, तो सारी ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है स्टिल। स्पेशली ये जो रोल नंबर वाला पार्ट हो गया आपका, वो उस डिटेल में बहुत ज़्यादा पेशेंस, शांति से, इत्मीनान से उस डिटेल को फिल करिए, प्रॉपर बबल करिए। ब्लैक पेन अलाउड है, डॉट ब्लैक ब्लू बॉल पेन, उसी जो आपके इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। पैनिक सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैनिक सिचुएशन का इम्पैक्ट जो होगा, इफेक्ट जो होगा, वो आपके एग्जाम में पड़ने वाला। जितना ज़्यादा हर उस चीज़ को फॉलो करना है जिससे हम इस पैनिक सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलोकेट अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट, अब दो, क्योंकि उसमें टाइम लगने वाला, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर बेस्ड ऑन योर जो आपकी प्रिपरेशन है उस बेयर एक्ट्स को आप रेफर करेंगे, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेंगे, उन दोनों क्वेश्चन और बेयर एक्ट्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस में एनालिटिकल अगर क्वेश्चन है, और जैसा आप भी अगर आपने देखा होगा AIB 20 के एग्जाम में, यस देयर वाज सर्टेन शिफ्ट। तो एग्जाम क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ा सा शिफ्ट आप ऑब्जर्व करेंगे अगर आप
प्रीवियसली कई ईयर के पेपर्स को कंपेयर करेंगे। तो अब एनालिटिकल अप्रोच है, कंडीशनल अप्रोच है, तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो टाइम रिक्वायरमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में आपने बहुत टाइम दे दिया और फिर उसकी वजह से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं जिनको लास्ट में आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, टाइम कम पड़ जा रहा है। तो टू अवॉइड सर्टन थिंग्स, पहले से ही आप हर एक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम एलोकेट कर देंगे और विद इन दैट टाइम लिमिट वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सॉल्यूशन। हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना रहे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि हम पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करें और उसका बेनिफिट हमको मिले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम में की तरीके ही इस एग्जाम में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम के बाद क्या होने वाला है? तो एग्जाम के बाद आता है, सबसे पहले क्या होगा, एआईबी आंसर की रिलीज करेंगे। तो प्रोविजनल आंसर की आती कहां पर आएगी? एआईबी की वेबसाइट पे आएगी। कुछ दिनों बाद आपके एग्जाम में के कुछ दिनों बाद ये आंसर की आ जाती, जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो अभी लास्ट एआईबी 20 हुआ था, तो उसके आंसर की कुछ दिनों बाद वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई थी प्रोविजनल आंसर की। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो आंसर की आपको प्रोवाइड किया गया, अगर डिस्क्रिपेंसी है किसी क्वेश्चन में और जो प्रोवाइडेड आंसर है, तो यस यू हैव दैट चांस कि आप उसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसका भी प्रोसेस आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का आंसर ए दिया गया है प्रोविजनल आंसर की में और आपको लगता नहीं है आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी है फॉर एग्जांपल, तो यस यू कैन रेज, और उसको वैलिडेट करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्शन है उसको वैलिडेट करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि इस क्वेश्चन को मार्किंग सिस्टम का पार्ट रखना है या इसको हटा लेना। जैसे लास्ट एआईबी 20 में क्या हुआ, टोटल 5 क्वेश्चन को विड्रॉल कर लिया। मतलब अब जो आपका पूरा एग्जाम था वो 95 मार्क्स का था और 95 मार्क्स के बेसिस पे ही, जैसे अब यहाँ पर 5 नंबर कम हो गए, तो कट ऑफ में भी कुछ नंबर आपके 43 आई थिंक 43 कट ऑफ था, उतना कट ऑफ आपका कुछ कम हो जाएगा 45 से। बट इन सारे फैक्टर्स को हटाते हुए वी विल ट्राई टू स्कोर, जैसे फॉर एग्जांपल 45 पासिंग है जनरल अगर कैटेगरी के लिए बात करें, तो हम लोग टारगेट करेंगे कि कम से कम हम लोग 60 मार्क्स की प्रिपरेशन या 60 मार्क्स स्कोर करें। ये 5-7 नंबर का जो मार्जिन है ना, इस पे रिलाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 43 कट ऑफ हो गया और आपके 44 आ रहे हैं, इतना बाउंड्री पे क्रिटिकल नहीं खेलना, या आपके 42 आ रहे, तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चलेंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही, कि अगर 2-4 नंबर का कुछ ऐसा होता भी है तो जिससे आपके इसमें आपके रिजल्ट्स में कोई इसका इफेक्ट ना हो, तो ऑन अ हायर साइड वी विल प्रैक्टिस और कोशिश करेंगे। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद आप ऑब्जेक्शन रेस करेंगे, ऑब्जेक्शन विंडो होगा, उसके लिए कुछ टाइम दिया जाएगा जैसा मैंने आपको बताया, टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसी। और उसके बाद फिर फाइनली क्या करने वाले हैं, फाइनल आंसर की आएगी और फाइनल आंसर की जस्ट बाद आपका आ जाता है रिजल्ट। तो 30 नवंबर एआईबी 20 की बात करूं, अगर जो लास्ट डेटा अवेलेबल है, तो एआईबी 20 में अगर हम लोग बात करें तो 30 नवंबर को आपका एग्जाम हुआ था 2025 में, और इसका रिजल्ट आ गया था 7 जनवरी 2026 में। तो ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मान के चल सकते हैं कि इसी पैटर्न के हिसाब से आपका अगला जो आपका एआईबी 21 होने वाला है वो भी कुछ इस पैटर्न पे होगा, तो इसी टाइम रेंज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आपके इनरोलमेंट हैं या जो आपने डिक्लेरेशन कर रखे हैं उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आपको वो डॉक्यूमेंट क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे देन यू विल गेट द योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम योर एआईबीई एग्जाम। तो ये सिंपल एक पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बताई, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, तो ठीक है। तो अगर आप पास नहीं हुए हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। डू नॉट गेट पैनिक, कोई ऐसा अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। गैप एनालिसिस, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किन वजह से ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। लगभग 77-78,000 लोग हैं जो एआईबी में क्वालिफाई नहीं कर पाए ड्यू टू वेरियस रीजन। तो एज सच आप आगे क्या है अभी टारगेट लें कि एआईबी 21 क्लियर करना है अपने आप को, और थोड़ी सी जो वीकनेस, जो वीक पॉइंट है, जो वीक एनालिसिस है, उसको हमें इम्प्रूव करना है और अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना है। क्लियर है? तो ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने कोशिश की है, अटेम्प्ट लिया है कि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन एआईबी से रिलेटेड बता पाऊँ।
और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना है रिलेटेड टू AIBE एग्जाम या जो भी आपके जनरल क्वेरीज हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट्स में अपने क्वेरी को पुट कर सकते हैं। यू कैन सिंपली कमेंट डाउन और उसके बेसिस पे आपको उससे रिलेटेड आपको सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जस्ट टू हेल्प यू, जिससे आपके सारे जनरल डाउट्स एंड क्वेरीज जो हैं ये सारी चीज़ों को क्लियर करा जा सके। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव आपको लगा होगा, यूजफुल होगा। जिन लोगों ने 21 के लिए भी टारगेट किया है या जो लोग अभी 21 22 एग्जाम में अपीयर होंगे, तो इस एग्जाम की हेल्प से फिर आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रैक्टिस लॉ इन एनी इंडियन कोर्ट में आप, ये मैंडेटरी है इसलिए पास करना ही पड़ेगा। तो सभी लोग कनेक्टेड रहिए। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर बैचमेट्स, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साथ बाकी लोग के लिए भी यूजफुल हो सकती है। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जिस भी टॉपिक पे आप डिस्कशन चाहते हैं, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है, यू ऑल कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। तो एक टेलीग्राम में आपको सर्च करना है प्रेप हॉरिजन लॉ। तो इस नाम से आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से सभी लोग इसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी आपने डाउट्स एंड क्वेरीज हैं रिलेटेड टू जुडिशरी, रिलेटेड टू AIBE एग्जाम, वो डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप दिस सेशन वॉज यूजफुल, और इस तरीके के अगली इंफॉर्मेशन के साथ मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।